हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अश्विनी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम पढ़ रहे थे धातु एवं अधातु और हमारा जो पहला पार्ट था उसके अंदर हमने पढ़ा था धातु के रासायनिक गुणधर्म। और हमने देखा था कि जब किसी धातु के साथ किसकी अभिक्रिया कराई जाती है, ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई जाती है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। और हमने देखा था इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर क्या देखेंगे कि जब हम किसी धातु को किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है कि जब धातु जो होती है वो जल के साथ जब अभिक्रिया करती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। अब यही जो धातु ऑक्साइड होता है, धातु ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है? जल के साथ अभिक्रिया करता है। और क्या देता है? धातु हाइड्रोक्साइड देता है। देखो, इसको एक ही लाइन में अपन क्या कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं। देखो, मैंने क्या कहा कि जब धातु होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करके, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड एवं क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है कि जो धातु होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। तो देखो, अब देखो कैसे अभिक्रिया करते हैं। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ऐसी जो धातुएं होती है ये ठंडे जल के साथ भी क्या कर लेती है? अभिक्रिया करती है। और कैसे अभिक्रिया करती है? तेजी से अभिक्रिया करती है। और जो सोडियम होता है और पोटेशियम होता है ये तेजी से क्या करता है? ऊष्मा क्या करता है? उत्सर्जित करता है। यानी ये जो अभिक्रिया होती है ये बहुत ज्यादा क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती है। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन गैस तत्कालित हो जाती है, यानी बाहर निकल जाती है। अब देखो कैसा है, जैसे हमने क्या लिया है, पोटेशियम लिया है। पोटेशियम की अभिक्रिया हमने किसके साथ करवाई है? जल के साथ करवाई है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई है और ऊष्मीय ऊर्जा क्या हुई है? प्राप्त हुई। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखो कि सोडियम है, सोडियम धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा देती है। तो एक बार आपको इस चीजें समझ में आ गई होगी, तो एक बार क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, जब जल के साथ कौन अभिक्रिया करता है बेटा? कैल्शियम करता है। जब कैल्शियम होता है ये जल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो देखो, ये अभिक्रिया कैसी होती है? ये धीमी अभिक्रिया होती है और इसमें भी क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब होगा क्या, तो देखना, हमने क्या लिया है, यहां पर जल लिया है। जल के अंदर हमने क्या डाले हैं? धातु के टुकड़े डाले हैं। कौन सी धातु के टुकड़े डाले हैं? कैल्शियम धातु के टुकड़े डाले हैं। अब जो कैल्शियम धातु जो होती है जैसे ही जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, सीधी सिंपल सी बात है। और इससे क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये इस धातु की सतह पर आकर क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। जब धातु की सतह पर आकर चिपक जाते हैं तो ये इसको क्या कर देते हैं? हल्का बना देते हैं। और जब हल्का बना देते हैं तो ये जो कैल्शियम धातु होती है ये पानी की सतह पर तैरने लगती है। इसी प्रकार ये चीज भी किसके साथ होती है? मैग्नीशियम के साथ भी होती है। मैग्नीशियम भी क्या होती है? पानी की सतह पर क्या होती है? तैरने लगती है। तो देख सकते हो कि इस अभिक्रिया में जो उत्पन्न हाइड्रोजन गैस होती है उसके जो बुलबुले होते हैं वो कैल्शियम धातु की सतह पर क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। अतः जो कैल्शियम धातु जो होती है ये पानी की सतह पर तैरना क्या कर देती है? प्रारंभ कर देती है। अब आपको पता है जैसे धातु जो थी वो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरीके से क्या कर रही थी? अभिक्रिया कर रही थी। उसी प्रकार जो धातु है वो जल के साथ भी क्या करेगी? अलग अलग तरीके से क्या करेगी? अभिक्रिया करेगी। ठीक है, चलो एक बार आप इस स्लाइड का क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये ठंडे पानी के साथ क्या कर सकती है? अभिक्रिया कर लेती है। लेकिन जो मैग्नीशियम होता है ये ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल के साथ ये क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है। और क्या देता है?
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार जो एल्यूमिनियम है, फेरस यानी लोहा है, जिंक यानी जस्ता है, ये जल वाष्प यानी जो पानी की भाप होती है उसके साथ भी क्या कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है। और आपको मैंने कहा था ये पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, कि जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जब अभिक्रिया के दौरान ये जल की सतह पर क्या करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। क्यों तैरने लगते हैं? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की सतह पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो सोना है, चांदी है, कॉपर है और लेड है, ये जल के साथ क्या नहीं करते, अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो आप एक बार इसकी भी क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो दूसरी चीज क्या कर रहे हैं, जब धातु किसके साथ अभिक्रिया करती है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। किसके साथ करती है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। और ये आपको पता है, ये हम फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में भी पढ़ रहे हैं कि जहां धातु जो होती है वो अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करती है तो क्या देती है, लवण और हाइड्रोजन गैस देती है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि हमने क्या लिया है, फेरस यानी लोहा लिया, इसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करी है, जिससे हमें फेरस डाइक्लोराइड और किसका निर्माण हुआ है, हाइड्रोजन गैस का हुआ है। इसी प्रकार यहां आप देखो एल्यूमिनियम हमें प्राप्त हुआ है, एल्यूमिनियम की अभिक्रिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस क्या हुई, हमें प्राप्त हुई। यानी जब भी कोई धातु अम्ल के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है, तो क्या देती है, लवण और हाइड्रोजन गैस देती है। अब देखो जब कोई धातु किसके साथ अभिक्रिया करती है, नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब ये हाइड्रोजन गैस नहीं देती। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था, जो धातु होती है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस देती है। लेकिन जो नाइट्रिक अम्ल जो होता है ये किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। क्यों नहीं देता? क्योंकि ये क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य तत्व को ऑक्सीजन देने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। इसके कारण क्या होता है, ये क्या करता है, किसी पदार्थ को ऑक्सीजन दे देता है, जिसके कारण जो हाइड्रोजन गैस होती है वो H2O का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। तो यहां पर देखो गैस क्या नहीं करती, उत्सर्जित नहीं करती, क्योंकि जो नाइट्रिक अम्ल जो होता है ये क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो उत्पन्न हाइड्रोजन गैस को क्या दे देता है, ऑक्सीकरण करत किसके बना देता बेटा, जल में क्या कर देता, परिवर्तित कर देता। यानी जैसे ही हाइड्रोजन गैस आई इसके साथ क्या कर लिया बेटा, ऑक्सीजन ने अभिक्रिया कर ली और क्या बन गया बेटा, H2O बन गया। अब देखना यहां पर, और जो स्वयं नाइट्रिक अम्ल होता है ना, ये नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसमें क्या हो जाता है, ये अपचयित हो जाता है। तो एक बार आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां पर देखना, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो मैग्नीशियम है और मैग्नीज है, यानी मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये जब भी नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या करेगी, अभिक्रिया करेगी, यानी दोनों ही धातु है लेकिन नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है, तो ये क्या देती है, जल ना देकर क्या देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। तो देख लो यहां पर कि मैग्नीशियम और मैग्नीज अति तनु नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के साथ जब अभिक्रिया करती है तो क्या, कौन सी गैस उत्सर्जित करती है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। जैसे अब याद रख लेना कि बुलबुले बनने की दर, यानी जब मैग्नीशियम के साथ कौन अभिक्रिया करेगा, नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया करेगा, तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या बनेंगे, बुलबुले बनेंगे। और इससे इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक क्या होती है, उष्माक्षेपी होती है, यानी इसमें बहुत ज्यादा उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो याद रख लेना इसका जो अभिक्रियाशीलता का जो घटता क्रम है वो क्या है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस। तो ये चीज आप याद कर लेना। अब याद रखने की बात क्या है, जो कॉपर की स्थिति में, कॉपर की स्थिति में ना तो बुलबुले बनते हैं और ना ही ताप में क्या होता है, कोई परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि जो कॉपर होता है वे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी जो कॉपर होता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो आपसे कोई पूछ सकता है क्या कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो आपको बताना है नहीं करता है। तो एक बार आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं।
हाँ, याद रख लेना कि जब धातु जो होती है वो किसी अन्य धातु विलयनों के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है, तो धातु विलयन और क्या देती है, धातु देती है। आप कहोगे ये क्या है, समझ में तो आया नहीं। देखो, आपने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी होगी, मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था आपको। तो देखो, जैसे हमने क्या लिया है, फेरस लिया है, ये क्या है, धातु है। हमने एक विलयन ले लिया, धातु विलयन ले लिया, कौन सा ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया। जब इसकी अभिक्रिया करवाई तो क्या प्राप्त हुआ, फेरस सल्फेट प्राप्त हुआ, और क्या प्राप्त हुई, कॉपर धातु प्राप्त हुई। यही है कि जब कोई धातु लवण विलयन के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो धातु लवण विलयन और क्या देता है, धातु देता है। ये कुछ नहीं है, केवल याद करने की चीज है, वैसे आप तो याद कर लो क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया लिखनी कोई चीज। अब चलो, अब देखो, अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी का मतलब क्या होता है, आपने देखा कि जो धातु है वो ऑक्सीजन के साथ अलग अभिक्रिया कर रही थी, जल के साथ अलग तरीके से अभिक्रिया कर रही थी, अम्ल के साथ अलग तरीके से अभिक्रिया कर रही थी। यानी जो धातु होती है, अलग अलग धातु अलग अलग तरीके से क्या करती है, अभिक्रिया करती है, और इनसे ही उनकी अभिक्रियाशीलता का क्या निकाला जाता है, क्रम निकाला जाता है। उस क्रम को अगर हम क्या करते हैं, अवरोही क्रम में क्या करा जाता है, व्यवस्थित करा जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। तो वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अनुसार किसमें व्यवस्थित करा जाता है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार की श्रेणी को क्या कहा जाता है, सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। तो आप यहां पर देख सकते हो ये सारे के सारे क्या है, तत्व है। तो देखो कौन कौन से तत्व दिखाई दे रहे हैं आपको, तो यहां पर दे रहा है पोटेशियम, उसके बाद में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो आपको याद रख लेना है, मैंने एक ट्रिक बनाई है, आप ऐसे याद कर तो वैसे याद कर लेना। तो आप इससे ही मतलब ऐसा का ऐसा क्या कर सकते हो, क्रम को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो ट्रिक क्या है, तो काका ने कहा मुझे आलू जाकर फिर पढ़, ठीक है, जिससे क्या मिलेगा, सोना, चांदी, पारा, कॉपर, जो होगा, जो, चलो इसको थोड़ा सा बढ़िया कर लेते, जो हमारा, ठीक है। तो आप एक बार ये क्या कर सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट लो, तो आपको मैं एक बार वापस करके बताता हूँ कि कैसे लिखना है। तो देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो देखो, तो मैंने पहली जो लाइन लिखी थी वो क्या लिखी थी, काका ने कहा मुझे आलू जाकर फिर पढ़। तो आप देख सकते हो, काका ने यानी पोटेशियम ने कहा मुझे आलू जाकर फिर पढ़। थोड़ा सा उल्टा सीधा तो नहीं हो गया, देख लेते एक बार। ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं का क्या है, क्रम है। अब देखो बाकी मैंने क्या लिखा था, अब देखो वो जो नेक्स्ट लाइन थी ना वो नीचे से लिखनी है। जैसे क्या होगा, जो सोना, चांदी, पारा, कॉपर, वो क्या होगा, हमारा होगा। तो ये क्या होती है बेटा, सक्रियता श्रेणी होती है। तो आप इसको एक बार ऐसे भी याद क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अब देखो, तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। अब देखो आपको इस टॉपिक को थोड़ा समझना, कोई भी तत्व
अपने बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है, उत्कृष्ट गैस यानी अक्रिय गैसों के क्या करना चाहता है, बराबर करना चाहता है। यानी कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कोश में अष्टक को क्या करना चाहता है, पूर्ण करना चाहता है। इसलिए वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, त्यागता है या क्या करता है, ग्रहण करता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो वो क्या बनाएगा, धनायन बनाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो क्या बनाएगा, ऋणायन बनाएगा। तो देखो, जैसे देखो, जो सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। इसके प्रथम कोश में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे में कितने होते हैं, 8 होते हैं। और तीसरे में कितने होते हैं, 1 होता है। ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा। और त्यागने के पश्चात इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 और 8। यानी ये क्या बना, ये बना धनायन। जब कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, त्यागता है, तो क्या बनता है, धनायन बनता है। इसी प्रकार जब कोई परमाणु है, जैसे यहां पर देखो आप, क्लोरीन है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। इसके प्रथम कोश में कितने आते हैं, 2 आते हैं। दूसरे में कितने आते हैं, 8 आते हैं। और तीसरे में कितने आते हैं, 7 आते हैं। अब इसको एक ग्रहण करना आसान है या 7 त्याग करना आसान है। तो आप कहोगे कि एक लेना आसान है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा, ऋणायन बन जाएगा। और अपने बाह्यतम कोश यानी संयोजकता कोश को क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। और अष्टक के नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। अब देखो, किसी परमाणु के द्वारा या परमाणुओं के द्वारा जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जाता है तो कौन से यौगिक बनते हैं, आयनिक यौगिक बनते हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा कि देखो, जो धातु जो होती है वो संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, त्याग करती है और क्या बनाती है, धनायन बनाती है। इसी प्रकार जो अधातु होती है वो संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, ग्रहण करती है और क्या करती है, ऋणायन बनाती है। अब धातु और अधातुओं के द्वारा जब इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है, ग्रहण करा जाता है, तो कौन से यौगिक बनाए जाते हैं, आयनिक यौगिक बनाए जाते हैं। यानी ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, आयनिक यौगिक कहा जाता है। जो धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर क्या बनाती है, धनायन बनाती है। और जो अधातु होती है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर क्या बनाती है, ऋणायन बनाती है। तो एक बार यहां तक क्या कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको समझते क्या होगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था सोडियम वाला। सोडियम के परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। इसके प्रथम कोश में कितने आते हैं, 2। दूसरे में आते हैं 8। और अंतिम में क्या आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। सीधी सिंपल सी बात है। अब इसको एक ग्रहण करना आसान है, सॉरी 7 ग्रहण करना आसान है कि एक त्यागना आसान है। अपने अष्टक को पूरा करने के लिए आप कहोगे एक त्यागना क्या है, आसान है। जब एक इलेक्ट्रॉनों को ये क्या कर देगा, त्याग देगा, तो क्या बन जाएगा, धनायन बन जाएगा। और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। इसी प्रकार जो क्लोरीन होता है, देखो सोडियम क्या होता है, धातु होता है, ये तो आपको पता ही है। क्लोरीन क्या होता है, अधातु होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। इसके प्रथम कोश में कितने आएंगे, 2। दूसरे में 8 और तीसरे में 7। अब इसको 7 त्यागना आसान है कि एक ग्रहण करना आसान है। तो आप कहोगे एक ग्रहण करेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। और इसका बाह्यतम कोश क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन कहां से ग्रहण करा है, ये जो सोडियम होता है, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन को क्या करा जाता है, क्लोरीन को दिया जाता है। जिससे क्या हुआ, क्लोरीन अपनी संयोजकताओं को क्या कर रहा है, पूरा कर पा रहा है। अब देखो कैसे कर पा रहा है। जैसे सोडियम का बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। क्लोरीन है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने देखा है था कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को किसको दे रहा है, क्लोरीन को दे रहा है। और कौन सा यौगिक का निर्माण कर रहा है, सोडियम क्लोराइड का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एक आयनिक यौगिक हो गया। चलो आप एक बार इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो
इस वाली स्लाइड का भी क्या ले रहे हैं ना, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, इसी प्रकार किसका निर्माण होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना, इसी भी स्लाइड का क्या ले लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है या मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब देखो, आयनिक यौगिकों के क्या पढ़ने वाले हैं, गुणधर्म पढ़ने वाले हैं। जो पहला गुण है वो क्या है, भौतिक प्रकृति, यानी धन एवं ऋण आयनों के बीच क्या बनता है, मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, ठोस एवं कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। और सामान्यतः कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं। अब भंगुर का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा सोडियम क्लोराइड, नमक देखा होगा, नमक क्या होता है, बहुत छोटे छोटे बारीक कणों में क्या होता है, बटा हुआ होता है। उसी अवस्था को क्या बोला जाता है, भंगुर कहा जाता है ना। अब देखो, गलनांक और क्वथनांक, ये तो आपको पता पड़ ही गया होगा कि जो आयनिक यौगिक होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। घुलनशीलता, यानी विद्युत सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में जैसे विलायकों में ये क्या होते हैं, अविलेय होते हैं, यानी अघुलनशील होते हैं। अब आयनिक यौगिक नाम से पता है कि विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक जो होते हैं जलीय विलयन और गलित अवस्था में विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं, लेकिन जो ठोस अवस्था होती है उसमें ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो आप एक बार इसका भी क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो।